हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बोर जो थ्योरी पढ़ रहे थे उसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले कैसे बनते हैं और उनके यूजेस क्या है वो अपन पढ़ेंगे आज। बोर हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इसके जो फॉर्मूले अपने काम आते हैं, दो फॉर्मूले काम में आते हैं अपने। एक रेडियस का, एक रेडियस निकालने का और दूसरा है एनर्जी निकालने का। एनर्जी कैसे निकाली जाती है वो अपन देखते हैं। नील्स बोर के फॉर्मूले से रेडियस निकाली जाती है और एक एनर्जी निकाली जाती है। तो रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस किसी भी एक स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो उस ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस रहेगी ये क्या रहेगी? रेडियस रहेगी इसकी। तो इस रेडियस को निकाला जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी स्टेट में लगातार चक्कर काट रहा है, तो उस स्टेट और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस बोलते हैं, और ये रेडियस निकाली जाती है इस फॉर्मूले से। Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर A0। अब यहाँ A0 क्या है वो अपन देख लेते हैं। Rn क्या है? यहाँ n ऑर्बिट, n जो nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट की रेडियस है। r क्या है? रेडियस है। रेडियस nth ऑर्बिट की रेडियस। और n क्या है? n की वैल्यू अगर अपन देखें तो n की वैल्यू 1 2 3 और यहाँ ये रखी जाती है। और A0 क्या है? A0 ये जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की अपन बात करें तो Rn, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं स्क्वायर और ये A0, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए Rn क्या आई? अपने A0। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या आई? वैल्यू A0। तो A0 क्या है? A0 की वैल्यू क्या होती है? A0 की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। तो A0 का मतलब क्या है? 52.9 पिकोमीटर होता है इस A0 का। तो हाइड्रोजन के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस रहती है वो कितनी होती है? 52.9 पिकोमीटर। या मैं ये बोल दूँ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए A0 होती है Rn या R1 अगर अपन बोले। फर्स्ट रेडियस जो है वो A0 होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन बोहर रेडियस। बोहर की रेडियस है ये, इसको बोला जाता है बोहर रेडियस। A0 को क्या बोला जाता है? बोहर रेडियस, और इसका मान होता है 52.9 पिकोमीटर। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू क्या रहेगी, तो वो सिर्फ A0 दे देगा, वो ये वैल्यू नहीं देगा। तो आपको A0 पे टिक करके आना है। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ 2 ले लेते तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाता और वो इससे गुणा हो जाता। अगर 2 ले लेते अपन तो 2 का स्क्वायर हो जाता, और यहाँ A0 की वैल्यू अपन रख देते 52.9 पिकोमीटर। तो R2 आ जाती है अपने पास, जो भी आती है वो R2 अपने पास आ जाती है। तो ऐसे किसी भी ऑर्बिट की अपन निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट की निकाल सकते हैं, थर्ड की निकाल सकते हैं, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 52.9 से। तो रेडियस अपन ऐसे निकाल सकते हैं बोहर के फॉर्मूले से। अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी कैसे निकाली जाती है? यहाँ पर एनर्जी जो दी जाती है En इज इक्वल टू -RH अपॉन n स्क्वायर से। n क्या है? यहाँ n 1 2 3 है
और h रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये इसकी वैल्यू होती है। और n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू 1 2 3 चलेगी। और n क्या है, nth ऑर्बिट की एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी अपन ले सकते हैं, ई एनर्जी है इसे। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, इसको अपन और आगे मॉडिफाई करेंगे, जेड से भी इसका लिंक करेंगे। तो जो बोहर जो रहता है उससे दो चीज़ें अपन निकाल सकते हैं, एक तो रेडियस और एक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी और उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी, ये अपन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपने पास आ गया, ये Rn n² और यहाँ पर -RH एनर्जी नेगेटिव में दी जाती है, एनर्जी नेगेटिव में ले लेते हैं अपन कल, और 1/n²। तो एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस साइन आएगा यहाँ पर। तो ये अपन ने बात कर ली, इसको एक बार आप उतार लो। यहाँ पर अब अपन इसको मिटा देते हैं। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम की। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम जो रहेंगे उनकी अपन बात करते हैं। तो उन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम कौन से हो सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन हो सकता है, या हाइड्रोजन के अलावा हीलियम प्लस होता है, लिथियम +2 हो सकता है, और ऐसे चलते जाएंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लागू होगा, ये चीज़ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये लागू होगी। सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इनके जेड अलग अलग है पर इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक एक होती है। तो इसके लिए एनर्जी क्या होगी उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पर RH/z²/n², ये इसकी एनर्जी निकाली जाती है इससे। और अगर इसको अपन E को यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल Z²/n²। तो इससे क्या है, इससे एनर्जी निकाली जा सकती है यहाँ पर। और Rn अपन लेते हैं n², यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अपन 52.9 Zn²/z, तो पिकोमीटर में आ जाएगी। इससे अपन रेडियस निकाल सकते हैं n²/z से, और इससे एनर्जी निकाली जा सकती है। यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अपन ने रख दी, और ये Z²/n² है। जेड क्या है, जेड अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हो सकता है, एन की वैल्यू भी इनके 1 2 3 के अनुसार अपन रख देंगे। शेल की जो वैल्यू रहेगी वो एन की वैल्यू रहेगी। तो इससे अपन एनर्जी और रेडियस को निकाल सकते हैं। एनर्जी जूल में ही आएगी, इसको अपन यहाँ जूल यहाँ भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी और रेडियस ऐसे निकाल सकते हैं अपन। अब इसको मैं एक बार मिटाता हूँ, इसको उतार लो आप।
अब अपन इसी फॉर्मूले पे एनर्जी और आगे जो वैल्यू है उसको देखते हैं कैसे निकाली जा सकती है। जब एनर्जी कब क्या निकालनी है अपने को, जब स्पेक्ट्रल लीनियर लाइन स्पेक्ट्रम अपने को मिल रहा है हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें अपन, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें, लाइन स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम जो अपन ने कल बनाया था, ये ऐसा n1 = 1, n = 2, n = 3। तो यहाँ क्या है, इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी या तो आ सकती है या जा सकती है। तो इनके बीच में जो गैप रहता है ये अपन ने बोला था डेल्टा ई। तो इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा ई, और डेल्टा ई होता है ई फाइनल या E2 - E1 होता है। तो यहाँ अपन ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लेंगे। अब ये क्या है, फाइनल एनर्जी है, ई फाइनल ऑर्बिटल की एनर्जी है या हायर एनर्जी, फाइनल का मतलब ऊपर वाले, और ये इनिशियल ऑर्बिटल की एनर्जी है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट माना जाता है, इनिशियल की ऑर्बिट की एनर्जी है। तो यहाँ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और डेल्टा ई अपन बोल रहे थे, डेल्टा ई क्या होता है -RH और 1/n²। यहाँ जेड भी अपन ले सकते हैं, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। इससे अपन क्या है, इसको और इसको मिला के इसका एक डिराइव बना सकते हैं। इसको इक्वेशन में 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अपन मिलाते हैं, इस इक्वेशन को और इक्वेशन को मिलाते हैं, तो क्या मिलता है अपने को, ई डेल्टा ई या ई एन अपन बोल सकते हैं -RH, और यहाँ पर 1/, ई फाइनल यहाँ पर अपन रख देंगे इसको n फाइनल -1/n इनिशियल का स्क्वायर, इसकी जगह रख दिया क्योंकि n की वैल्यू, तो फाइनल और इनिशियल क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पर, तो इसको यहाँ रख देंगे। अब इसकी जगह अपन जैसे इस RH को यहाँ नेगेटिव ले रखा है मैंने, अगर मैं इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ ये आ जाएगा -RH/n फाइनल का स्क्वायर, ये कोष्टक बंद माइनस और फिर -RH/n इनिशियल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसको जब अपन क्या करेंगे, इनिशियल को आगे ले लेंगे और फाइनल को पीछे ले लेंगे, तो एनर्जी पॉजिटिव में आ जाएगी। तो En = RH को अपन आगे ले लेते हैं 2.8 × 10⁻⁻18 जूल, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ माइनस साइन जो हटाया अपन ने वो इसलिए हटा दिया आगे का, क्योंकि यहाँ अपन इनिशियल को पहले लेके आ गए, मतलब इनिशियल को पहले ले लिया और फाइनल को बाद में ले लिया, तो यहाँ का माइनस हट चुका है, जूल में ये एनर्जी आ जाएगी। तो अपन इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को। ये दो जब एनर्जी डिफरेंस दे रखे हो अपने को, ये ऐसे कि n कितना, यहाँ जैसे n इनिशियल इतना है या n फाइनल में वो चला जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो अपन इससे निकाल सकते हैं। इसको उतार लो आप।
अब बात करते हैं अपन एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया और रेडियस का फॉर्मूला भी अपन देख चुके हैं। तो इसके बाद ये ही नील्स बोर ने समझाया, दोनों के बारे में बात करी उसने, और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोलाइक एटम की उसने बात की थी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। ये जो मॉडल है वो लागू होता है नील्स बोर का। और अब इसके जो लिमिटेशंस थी और इसकी जो कुछ सीमाएं या ये फेल कैसे हुआ वो अपन देखते हैं। इसकी जो सीमित हो गया था, ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रहा था, क्यों नहीं रहा था वो अपन देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर मॉडल, इसमें फर्स्ट लिमिटेशन की बात करें अपन, तो इसने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसने लाइन स्पेक्ट्रम की बात की, जबकि उसमें क्या है फाइनल, जब हाइड्रोजन का फाइनल स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम के फाइनल जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है पर को, फाइनल का मतलब बहुत ही तीक्ष्ण, फाइनल स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन डबलेट की तरह वर्क करता है। डबलेट कैसे होता है, ये ऐसे डबलेट आती है, एक पीक यहाँ और एक पीक यहाँ। तो ऐसे डबलेट जो आता है इसको ये नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसमें डबलेट कैसे आया। जब फाइनल स्पेक्ट्रम देखा जाता है हाइड्रोजन का, तब डबलेट जो आता है उसको ये शो नहीं कर पाया। वो दो जो पीक आती है वो कैसे आती है ये नहीं समझा पाया। सेकंड अपन इसकी जो लिमिटेशंस है वो, सेकंड लिमिटेशंस ये है कि दो इफेक्ट अपन चलते हैं, एक जीमान इफेक्ट और एक स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट में बात करें अपन, जीमान इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, और स्टार्क इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो जीमान जो इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है। तो इन जो ये जो इफेक्ट जो मिलते हैं, इन इफेक्ट को ये नहीं समझा पाया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो लाइन मिल रही है या स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो अपने को स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो किस टाइप से प्राप्त हो रहा है, उसको ये नहीं समझा पाया। तो इन दोनों इफेक्ट को भी ये नहीं समझा पाया नील्स बोर। थर्ड इसके लिमिटेशंस या फेलियर की बात करें पर, तो थर्ड ये था कि कोई भी एटम जो रहते हैं, एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एटम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो उनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये एक एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन देगा, तो इससे क्या हुआ, ये H2 का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, इनके बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो हुई, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुई ये इसको नहीं समझा पाया। बॉन्ड फॉर्मेशन जो हुई दो एटम्स के बीच में, उसको ये नहीं समझा पाया। एटम से मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तब। और फोर्थ अपन देखें तो फोर्थ ड्यूल नेचर जो होती है किसी भी मैटर की, तो वो ड्यूल नेचर जैसे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो ये पार्टिकल नेचर को तो समझा सका पर वेव नेचर्स जो होती है मैटर की उसको ये नहीं समझा पाया। तो वेव नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। वेव नेचर नॉट एक्सप्लेन।
तो नील्स बोर जो था इन चीज़ों को ये नहीं समझा पाया, इसलिए ये लिमिटेशन हो गई इसकी। इस जो मॉडल जो था वो सीमित हो गया और इसका ज़्यादा उपयोग फिर नहीं रहा। पर इसने फिर भी अच्छा का वर्क किया था, हाइड्रोजन के बारे में इसने अच्छा बताया था, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। और इसकी एप्लीकेशंस भी है, न्यूमेरिकल्स भी इससे अपन कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस याद रखना। हाइड्रोजन के जो डबलेट मिलते हैं वो नहीं समझा पाया, ये इन दोनों इफेक्ट को ये नहीं समझा पाया। और एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं उनको ये नहीं समझा पाया, और वेव नेचर को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो आज इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर अपन कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।